आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। कविता दूध पीकर सो चुकी थी। माँ बाकी कानों में व्यस्त थी। उसके कानों में माँ की आवाज़ घुसी, साफ साफ कह दो कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। या तो मैं रहूँगी या वे लोग। ये भी कोई ज़िंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उनका मुख देखने लगी। मेरी नज़र में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों। माँ का उपदेश अधूरा रह गया क्योंकि वंशिका ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया। वंशिका को देखकर माँ का चेहरा कैसे रूखा सा हो गया। वंशिका को देखते ही उनका चेहरा एकदम बदल गया। आंखों में कसैलापन उतर आया। अगर उनकी आंखों में ताकत होती तो वो वंशिका, यश और दक्ष को वहीं जला देती। ये वंशिका से भी छिपा नहीं रहा। माँ ने गुस्से से उस पर नजर डाली, फिर कुछ कर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। वंशिका के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गईं, लेकिन जाते जाते नज़रों से ही मुझे जताती गईं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ किसी दूर की रिश्तेदारी में शादी में गई थी। लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गईं। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वो दुखी हो गईं। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना स्टेज के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से ही पूरी तरह क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनके ऊपर की आमदनी थी, पर उनका धन बहुत छोटा था, लेकिन वैभव की कोई कमी नहीं। हर सुविधा में पल कर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब मायके में जाती, माँ गोद खोद कर मेरे पति की कमाई का हिसाब पूछती, घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाती, उसी रास्ते पर चलने का आग्रह करती। लेकिन हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा बस गई थी। शादी भी हुई तो पति पिता के अनुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों से वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में बड़ा कांटा चुभोया। आज जब सभी अपने अपने कमरे में गए तो रही कविता और माँ की बातों का जाल। कविता को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर के बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो वंशिका ही निपटा जाती है। फिर भी गृहस्थी के कोई न कोई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपट कर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बीनने लगीं। क्या हमने गलत किया? क्या मैं और कार्तिक का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूरा कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा। सचमुच मैं मूर्ख हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी गई। मुझे अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय नहीं, असहनीय लगने लगी। माँ के आने से पहले भी तो परिस्थितियाँ यही थीं। सब बच्चे वंशिका, यश और दर्श साथ रह रहे थे, लेकिन आज उनका रहना असहनीय क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। तब कविता होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थीं। उसी दिन हमें अपनी बड़ी नंद के यहाँ जाना था, लेकिन वहाँ जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का झटका लगने से उन्हें बचाते हुए दीदी और भाई साहब दोनों मृत्यु का निवाला बन गए। जीजा जी पंखे की वायरिंग ठीक कर रहे थे। तार कहीं से कट गया था और नमी भी थी। अचानक उन्हें तेज झटका लगा। दीदी दौड़कर बचाने आईं, लेकिन बिजली के चपेट में वे भी आ गईं।
सब कुछ पलक झपकते खत्म हो गया। रह गए तो रोते बिलखते विलाप करते उनके बच्चे वंशिका, यश और दश। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के समय में हर व्यक्ति अपने में ही इतना व्यस्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन बच्चों का करुण रोना धोना मन को विचलित किए जा रहा था। रात के सोनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए जड़ हो गई। कितनी जोर तोड़ से तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की गाथाएं गा गा कर मेरे दिल में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। आखिरकार वो मेरे दिल को पिघलाने में कामयाब हो ही गए और दूसरे ही दिन तीनों बच्चे हमारे घर आ गए। वंशिका, जो 17 साल की थी, गंभीर, जिम्मेदार और परिस्थितियों से अचानक बड़ी हो गई लड़की लगती थी। यश 14 साल का, पढ़ाई में तेज लेकिन अंदर से बहुत टूटा। और दक्ष सिर्फ 8 साल का मासूम, जिसे बार बार यही लगता कि माँ पापा कहीं से लौट आएंगे। बच्चों को घर में लाना जितना आसान दिखता था, असलियत में उतना ही मुश्किल था। रिश्तेदारों ने ताने कसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली, अपने ही बच्चों का क्या होगा? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। घर बाहर सभी हमारी तारीफ करते, हमारी हिम्मत की दाद देते, लेकिन मेरा मन स्वार्थ के रह रहकर विचलित होता। इसमें सबसे बड़े हाथ 17 वर्षीय वंशिका का था। वो घर के कामकाज में खूब हाथ बटाने लगी, तो मुझे भी उन बच्चों को संभालना आसान हो गया। उन लोगों के आने के बाद एक दिन हम पारिवारिक बजट बना रहे थे, तभी मामा आ जाऊं कहते हुए वंशिका आई। उस समय उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई। मामी, मेरी ओर देखकर उसने कहा, आपको बजट बनाते देखकर चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानेगा। नहीं नहीं बेटी, कहो। आप रामलाल की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं और घर के सारे कामों को मैं संभाल लूँगी। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आएगी। लेकिन मेरे विरोध के बाद वो नहीं मानी। रामलाल की छुट्टी कर दी गई। समय के साथ घर की दिनचर्या बदलने लगी। वंशिका ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाला। कविता के जन्म पर वंशिका ने मेरी जो सेवा की, उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी? कविता के आने से खर्च का बोझ और बढ़ गया। उसी दिन शाम को वंशिका ने मेरे पास आकर कहा, मम्मा, मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से पढ़ाने की देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं, मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया, तुम्हें पढ़ाई करनी है, घर संभालना है, इतना बोझ मत लो, पर वो नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से ये मेहनत, लेकिन वो अडिग रही। इनके दिल में वंशिका के काम के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे दिल में समाज का डर था। बड़ी कोशिशों से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने लगा रखा है, वो क्या लोगों की आलोचना सह सकेगा? लेकिन वो हर माह अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रखती, कितना कहने पर भी एक पैसा ना लेती। मैंने कई बार कहा, थोड़े पैसे अपने पास रख लिया करो, लेकिन वो हंसकर कहती, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? ये देखकर मैं लज्जित हो उठती। यश भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। इन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। कार्तिक और दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वो अपने से बड़ों के पद चिन्हों पर चल रहा था। मेरी आंखों के सामने बारी से वंशिका, यश और दक्ष का चेहरा घूम जाता, उसके साथ साथ कार्तिक का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं?
मेरा बाहरी मन हाँ कहता, 3 का खर्च तो कम होगा, लेकिन अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम नहीं रहे तो कार्तिक और तरह फालतू हो जाएंगे। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हैं? वंशिका के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हुई। माँ ने कितना अत्याचार किया। केवल 2 दिनों में कार्तिक और को छिपाकर हर चीज खिलाना चाहती। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती, लेकिन तीनों अनाथ बच्चों को देखकर उनका चेहरा कसैला हो जाता। बार बार मुझे समझाती, तन्वी तो अपनी औलाद का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये तेरे बच्चे नहीं बोझ हैं, इन्हें पालोगी तो अपने बच्चों का हक छीनोगी। मैं चुप रहती, दिल में हुक उठती, लेकिन जवाब नहीं देती। वंशिका से सीधे कहा, तू बड़ी हो गई है, अपने मामा मामी पर बोझ मत भर, कहीं शादी ब्याह करे। वंशिका की आंखें नम हो गई, पर सिर्फ इतना कहा, नानी अम्मा, बोझ तो मैं तब होती अगर मैं मेहनत ना करती। अब तो मैं इस घर का हिस्सा हूँ। उसकी परिपक्वता देखकर मैं पिघल गई। मैं वंशिका की ओर देखने लगी। मुझे ऐसा लगा वंशिका नहीं, मेरी बेटी कविता बड़ी हो गई और वो हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने वंशिका को दिल से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? वंशिका ने हंसकर कहा, लेकिन इसे जाना तो हो गई ही, ये मेरे पति का स्वर था। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। वंशिका की शादी पक्की हो गई है। मेरे अधीक्षक ने अपने बेटे के लिए खुद आज इसका हाथ मांगा है। दहेज की कोई मांग नहीं। उन्होंने कहा है सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए। वंशिका से झुकाकर रोने लगी। मेरे दिल से एक बोझ हटा। उस दिल से लगाकर मैं रो पड़ी। एक तरफ बोझ उतरने का हल्कापन, तो दूसरे दिल का टुकड़ा बिछड़ने का दर्द। शादी की तैयारियां शुरू हुई। वंशिका हर काम खुद करती। मेहमानों की सूचना बनाना, सजावट देखना, जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी हो। शादी से एक रात पहले उसने आकर मेरा हाथ थामा। मम्मा, आपने हमें माँ पापा से बढ़कर प्यार किया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने इस घर को संभाला। तू ना होती तो शायद हम टूट जाते। शादी के दिन जब विदाई का समय आया तो कहा, मम्मा। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं फफक पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पीछे से पति का स्वर आया, तन्वी, हर बेटी को एक दिन जाना होता है, याद रखो, ये घर तुम्हारे लिए खुला है। वंशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दिल से बोझ उतरा, पर खालीपन की टीस रह गई। जब उसकी डोली उठी तो मन ही मन कहा, हाँ माँ, मैं मूर्ख हूँ। अगर ये मूर्खता है तो मैं हमेशा मूर्ख रहना चाहती हूँ, क्योंकि अपने लिए जीने से बड़ा सुख है दूसरों के लिए जीना। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।